नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केस स्टडी ऑफ कनाडा 5 ईयर बैन। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक केस स्टडी हमारे पास आया है। तो जब भी कोई भी केस हमारे पास ऐसा आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, जिसको बताकर हम बाकी भी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको अवेयर करते हैं कि किस टाइप की मार्केट में प्रॉब्लम चल रही हैं, लोग किस टाइप से बच्चों को उससे चीट करते हैं। तो जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो उसका जो भी रिज़ल्ट निकलता है तो उसको मैं केस स्टडी के थ्रू आप तक लेकर आता हूँ। तो ऐसे ही हमारे पास एक केस आया है। एक ये लड़की है, इसके ऊपर कनेडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर का बैन कर दिया है। इसने अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था कनाडा का किसी कंसल्टेंट के थ्रू। तो मेरी बहुत सारी कनाडा से रिलेटेड वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो मैंने बताया था कि हम कम से कम 75 वीडियोस लेकर आएंगे। कनाडा में हर टाइप के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उस वीडियोस में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपको कनाडा का 5 ईयर का बैन लग जाता है, जहाँ आपको कनेडियन गवर्नमेंट वहाँ से डिपोर्ट कर देती है, जहाँ आपको वहाँ पर एंट्री नहीं देती, तो उसके बाद क्या क्या वे हैं कनाडा के वीज़ा लेने के लिए, जहाँ अपनी जो रिमूवल, अपनी जो बैन लगा हुआ उसको कैसे आप रिमूव करवा सकते हैं। तो मैंने बताया था कि आप अपनी जो बैन है वो रिप्रेजेंटेशंस डाल के करवा सकते हैं रिमूव, जहाँ वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाल के आप अपनी रिव्यू को रिमूव करवा सकते हैं, जहाँ वहाँ की फेडरल कोर्ट में केस करके जो आपके ऊपर बैन लगा उसको रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी कुछ लकूनाज हैं, उसके अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो वो वीडियो में मैंने बताया था कि वो कैसे रिमूव करवा सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर वो भी वीडियोस हैं। तो इस बच्चे ने जब बैन लग गया तो बैन लगने के बाद नेट पर सर्च किया तो क्राउन इमिग्रेशन निकली। क्राउन इमिग्रेशन निकली तो हमें संपर्क किया। संपर्क करने के बाद ये पर्सनली मुझे आकर मिली, अपने केस के बारे में सारा बताया। तो मैंने भी इसको फिर 20 से 30 मिनट दिए, क्योंकि फ़ोन बहुत आते हैं तो मैसेज भी बहुत आते हैं, और हर एक पर्सन चाहता है कि सर आपसे पर्सनली मिलना है। तो मैं तो अकेला हूँ, तो हर को टाइम देना पड़ता है। तो कुछ लोग गलत कमेंट्स भी डालते हैं, सर फ़ोन नहीं उठाते हैं, व्हाट्सअप का मैसेज नहीं आप रिप्लाई करते हैं टाइम, मेल का रिप्लाई नहीं करते। मेरी सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सर चीटिंग का मेरा मोटो नहीं है। सुन लीजिए, चीटिंग का हमारा लीस्ट इंटरेस्ट है, कोई इस टाइप की चीटिंग का मोटो नहीं है। लेट ज़रूर हो जाते हैं रिप्लाई करने के लिए, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कोई स्टाफ फ़ोन उठाता है, नहीं उठाता है, अगर आप मुझसे कोई राय लेना चाहते हैं तो इस स्क्रीन के ऊपर जो ईमेल लिखी हुई है cicsgroups@gmail.com, ये मैं डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ ईमेल। जहाँ इस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर मेंशनड है 97,805 63,753, वो व्हाट्सअप मेरे पास रहता है। तो मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा, आपके मेल की भी, आपके व्हाट्सएप की भी। तो लेकिन वो वर्किंग टाइम, वर्किंग आवर्स में, मैं सुबह 10 बजे आ जाता हूँ, शाम 6 या 7 बजे जाता हूँ। तो सारा दिन मेरी ये डाक निकालने में लगी रहती है, जितनी भी ये मेल्स आई हैं, व्हाट्सअप एंड मैसेज में लगा रहता है। तो उसके बाद लोगों ने भी मुझसे मिलना होता है, लोग आते हैं कि सर आपसे मिलना है हमने पर्सनली या फलाना। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं 5 या 10 मिनट आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जब पर्सन आ जाता है उसका इंटरेस्ट ही ऐसा बनता है कि आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ। तो मैं 30-30 मिनट, 1-1 घंटा आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा जब तक आप हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर आप अंगेज नहीं करते। तो मेरी हाथ जोड़कर ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी केस लें उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आपको ज़रूर दें। जो भी हम केस ले लेते हैं उसका हम 70 to 80%, 100% रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं है केस ले लिया तो फ़ोन नहीं उठाना, अभी बस आगे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बैड इंटेंशंस कभी नहीं रहती। तो हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं, या लोग जो हमें कमेंट्स डालते हैं कि सर आपके सर्विस चार्जेस इतने हैं, वो कंसल्टेंट इतने हैं, वहाँ पे फ्री में स्टडी होती है, तो आप इतने चार्जेस क्यों लेते हैं। तो उसमें भी मैं बता देता हूँ, इंडिया के अंदर या और भी कंट्रीज़ के अंदर है, जितनी भी फ्री कंट्रीज़ को जो लोग प्रमोट करते हैं ना, वो सिर्फ वहाँ पे जो एडमिशन्स करवाने का ना, मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ,
आपका जो फ्री यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाने का, वीज़ा का नहीं, एडमिशन करवाने का मिनिमम 75,000 से लेकर 2-2 लाख रुपया सिर्फ एडमिशन करवाने का लेते हैं, जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, मतलब जहाँ पे फ्री एडमिशन है, वो इंडिया के अंदर कंपनीज हैं। तो हमारे जो भी सर्विस चार्जेस हैं, मैं फिर बता दूं, हमारे सर्विस चार्जेस हैं, डिपेंड है आपने कौन सी सर्विस लेनी है। मैं फिर लोग कुछ कहते हैं कि आप यूएस डॉलर में क्यों बताते हो, यूरो में क्यों बताते हो। मैं इसलिए बताता हूँ कि इंडियन क्लाइंट्स ही नहीं है हमारे क्लाइंट, हमारे पास क्लाइंट्स फॉरेन कंट्री से भी है। वो अगर मैं इंडियन करेंसीज में बताऊँगा वो उसको ईजीली समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं यूएसडी जो कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल करेंसी है, या यूरो है एक्सेप्टेबल करेंसी है, या पाउंड है वो एक्सेप्टेबल करेंसी है, एकदम समझ जाता है पर्सन कि अच्छा ये इतने बनेंगे। इसलिए मैं उसको इस में बताता हूँ यूरो और यूएसडी में। तो उसके भी जो हमारे सर्विस चार्ज है 1500 यूएसडी या यूरो से लेकर 3000 यूएसडी और यूरो के हैं। वो भी हमने कब लेने हैं, जब आपको हम रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। रिजल्ट प्रोवाइड मीन्स जब आपको वीज़ा मिलेगा, उसके बाद हमने वो सर्विस चार्जेस लेने हैं। हाँ, उससे पहले एंगेजमेंट फ़ीस जरूर है। वो कितनी है? 15,000, 15,000 रुपये हमारी मैक्सिमम फ़ीस है। 15,000 से ज़्यादा हम कोई फ़ीस नहीं लेते। तो अभी बंदा कहता है वहाँ पे से यार फ्री में स्टडी है तो आप क्यों इतने सर्विस चार्ज लेते हैं फलाना। सर मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी खर्चा है, एम्प्लॉयज़ हैं सर, समझने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता मेरे पास आएँ आप 10 कंसल्टेंट के पास जाएं, वो बताए कि क्या इटली का उसको काम आता है, किसी के पास जाएं, जर्मनी का काम आता है उसको, जहाँ पे फ्री स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आप जो कहते हैं सर आप इतने चार्जेस क्यों ले रहे हैं 15,000 से लेकर या 3,000 यूएस डॉलर या यूरो में, तो अगर मैं बच्चा कोई न्यूजीलैंड की बात करूं या ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, जहां पर जो फीस है एक साल की 12-12, 14-14 लाख की फ़ीस है एक साल की, वहाँ से अगर आप मिनिमम लें 15 से लेकर 30% का कमीशन आता है। तो वहाँ से अगर मैं बच्चे का 14 लाख रुपये जो फीस भेज रहा है, अगर मुझे वहाँ से 15% से लेकर 30% कमीशन मिल रहा है, 3-3 लाख के मुझे सर कमीशन मिल रहा है, तो इसी तरीके से जो मैं फ्री में भेज रहा हूँ तो वहाँ पर बच्चे को कितना बेनिफिट है। वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी बैचलर फ्री है, मास्टर फ्री है, उसकी इतनी सेविंग करवा रहा हूँ, तो मैं अपने इसमें सर्विस चार्ज नहीं ले सकता। चलो लीव इट कि लोग ऐसे कमेंट्स डालते हैं, वो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आएँ, आप उनको और कोई अच्छा मुझसे सस्ता मिलता है जाएँ, लेकिन मैंने फिर बता दिया हम आपको 100% ट्रांसपेरेंट जो क्लियर चीज़ होगी वो बताएंगे। झूठ बोल के मैं कभी भी केस रजिस्टर नहीं करूँगा। अभी मैसेज हमारे पास बहुत आते हैं, जब मेरे पास मैं 2 चीज़ों में क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। आपका इस कंट्री में केस हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है, जिसमें हो सकता है उसमें हम आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्लाइंट्स के दिमाग में पड़ा रहता है मैंने तो जाना ही पोलैंड है और हमें मालूम मैं जाना ही चेक रिपब्लिक है, हमें मालूम है उन्होंने वीज़ा नहीं देना है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। आप समझने की कोशिश करें, हमारा कोशिश ये रहती है कि हम आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करें, और ये नहीं रहती कि केस ले लो कोई नहीं, अगर वो चेक के लिए चेक रिपब्लिक के लिए कह रहा है तो ले लो केस, ऐसा हमारी इंटेंशन नहीं रहती। लेट्स हम केस स्टडी के ऊपर आते हैं, और हर केस स्टडीज़ को भी मैं आने वाले दिनों में डालूंगा। जैसे पहले भी मैंने कुछ केस स्टडीज़ डाले थे कि ये बच्चे के ऊपर कनेडियन गवर्नमेंट ने 5 साल का बैन लगा दिया है ड्यू टू कि आपने जो अपनी IELTS रिपोर्ट है, जो IELTS रिपोर्ट कार्ड था, वो आपने फेक लगाया था वीज़ा फाइल के साथ। तो लड़की मेरे पास आई, लड़की ने सारी अपनी कहानी बताई, आधा घंटा मैंने लगाया, पेरेंट्स भी आए, तो उनकी केस स्टडी करने के बाद मैंने कहा कि अगर आप जेन्युइन हैं तो ये आपकी रिमूवल 99% हम रिमूव करवा कर देंगे, ये हम में इतनी कॉम्पिटेंसी है। तो मैंने उससे रिपीट किया कि आपने ये काम तो नहीं किया, आपने गलत IELTS बनाकर अपने एजेंट को दे दिया हो, एजेंट ने वही लगा के आगे कहती नहीं, वो रो रही थी, नहीं सर मेरा कैरियर ख़राब हो गया, मेरे इतने अच्छे परसेंटेज हैं, अभी कनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। तो फिर मैंने उसका केस ले लिया। तो उसका केस लेने के बाद उसको मैंने ये एश्योरेंस दे दिया कि अगर आप सही हैं तो हम लड़के भी आपका ये रिमूव करवाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशंस बनाई है, रिप्रेजेंटेशंस बनाई है। ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है 2 पेज की, 1 और ये 2 पेजेस हैं। ये 2 पेजेस के अंदर मैंने इसको जो 2 किया है वो किया है यहाँ पे जो कॉन्सुलेट कनेडियन जो चंडीगढ़ के अंदर हैं उनको किया है। इसका जो मैंने सब्जेक्ट रखा है वो रिप्रेजेंटेशन फॉर रिमूवल ऑफ 5 ईयर बैन, इसकी जो मैंने सब्जेक्ट ये रखा है। इसके अंदर मैंने पूरा इसके जो
जब भी कैनेडियन गवर्नमेंट किसी के ऊपर भी बैन लगाती है तो सबसे पहले उसको 10 डेज़ का टाइम देती है अपनी रिप्रेजेंटेशंस के लिए कि आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं या नहीं। तो वो आने के बाद भी इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना इसके एजेंट ने रिप्लाई दी। तो वो भी लेटर मेरे पास आया, फिर जो रिमूवल आया वो भी लेटर मेरे पास आया। उसके अंदर भी 2-3 ब्लंडर मिस्टेक थी। जो रिफ्यूज़ल लेटर आया, एक जो रिफ्यूज़ल लेटर आया जो उन्होंने उसको टाइम दिया था रिप्रेजेंटेशंस के लिए 10 दिन का, उसके अंदर बच्ची का उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा लिख दिया हुआ है। जो रिमूवल वहाँ से आई, जो वहाँ से बैन लगकर लेटर आया, उसके ऊपर स्टडी परमिट लिखा हुआ है। तो अभी मुझे ये नहीं समझ लग रहा कि जो लेटर दोनों हैं, जहाँ उसके एजेंट ने बना के उसको दे दिए, जहाँ एम्बेसी ने दे दिए हैं, तो ये भी उसमें भी मुझे डाउट लगा। मैं कहा इनमें भी मिस्टेक है दोनों लेटरों के अंदर। एनी हो, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए है उसके ऊपर मैं फ़ाइट करके आपको फैक्ट बताऊंगा एक्चुअली हुआ क्या है। अगर आप सच्चे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा है हिंदी में और इंग्लिश में भी बताता हूँ, मैं हिंदी में बताता हूँ। ये मैंने उनको ये लिखा है कि मेरा नाम जे है, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मेरी ये एजुकेशन है, मैंने अपना केस स्टूडेंट वीज़ा के लिए इस यूनिवर्सिटी कॉलेज में डाला था, वहाँ से मेरा इस प्रोग्राम में एडमिशन आ गया था। एडमिशन के बाद मैंने अपना जो स्टूडेंट परमिट रिस्पेक्टिव एम्बेसीज़ को सबमिट करवाया था थ्रू जो भी ऑथराइज उसका एजेंट था, उसका नाम भी मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है इसके अंदर। जिसका भी फॉल्ट होगा वो सामने निकल कर आएगा। तो उस एजेंट का भी नाम डाला कि इसी ने मेरा एडमिशन करवाया था, इसी ने मेरी फ़ाइल वहाँ पर वीज़ा फ़ाइल के लिए हेल्प की थी। तो साथ में मैंने ये भी लिखा कि मैं जो आपका जो रिप्लाई थी, आपने मुझे 10 दिन का टाइम दिया था, उस टाइम मैं आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं भेज पाई ड्यू टू कोविड के कारण। तो अभी मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है मैं अभी सबमिट कर रही हूँ। तो मेरा जो IELTS है वो 100% जेन्युइन है। तो इवन मैं इस कॉपी जो लेटर लिखा है इसकी कॉपी मैंने जो IELTS IDP से किया था, IDP के हेड ऑफिस में भी भेज दिया है। IDP को भी मैंने रिक्वेस्ट कर दी इसी लेटर में, और कॉपी कर दी है मैंने IDP को भी कॉपी कर दी है, और उसके एजेंट को भी कॉपी कर दी है, और एज वेल एज जो CPC इनकी जो डिवीज़न है, CPC डिवीज़न को ओटावा के अंदर है, उनको भी कॉपी कर दिया। तीनों को कॉपी कर दी, 2 कंसुलेट को कर दिया। उनको भी मैंने IDP वालों को भी रिक्वेस्ट कर दिया है कि आप मेरी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है इस IELTS की डायरेक्टली कंसुलेट जो कैनेडियन है चंडीगढ़ को भेजें कि ये 100% जेन्युइन है, और साथ में कॉपी मुझे भेजें। तो साथ में मैंने ये भी कर दिया कि बिफोर अभी आप इसके ऊपर फिर भी कोई नेगेटिव डिसीजन लेते हैं तो आप एटलीस्ट नेगेटिव डिसीजन लेने से पहले फिजिकली मुझे इंटरव्यू के लिए एम्बेसीज में बुलाएं, ताकि मैं जो मेरा अपना ग्रीवेंसेस है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू माई कैरियर से रिलेटेड है, जो 5 साल का जो आपने गलती से बैन कर दिया है। तो ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाकर उनको भेज दी है। तो इस टाइप का हमारे पास केस आया था जो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं हमारे पास, हम इसको ऑन ग्राउंड काम करते हैं। गप्पे मारना या ऐसे करना है हमारा काम नहीं है। जो केस होने वाला होता है, जो जेन्युइन होता है, उसको लेते हैं, तो बाकियों को हम नमस्ते कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये केस स्टडी आपके साथ शेयर करने का मेरा एम क्या है? एम यही है कि जब भी आपने कभी भी कोई भी फाइल सबमिशन रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में डालनी है तो एटलीस्ट उसको चेक करें, चेक करने के बाद डालें। इसमें उस एजेंट का इसमें उस एजेंट का क्या गया, कुछ गया है ये बताइए आप। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको आई? बच्चे को। बच्चे के पैसे भी चले गए, कैरियर भी स्पॉइल हो गया, 5 साल का बैन भी लग गया। तो इसीलिए बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट जब भी आपने कहीं पे भी फाइल सबमिट करवानी है तो उसको चेक करें कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन लगाए हैं, मैं अपना काम एक जेन्युइन कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहा हूँ, तो फिर आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएं। तो कनाडा के स्टडी वीज़ा के मैंने बहुत बार वीडियोस में बता रहा हूँ कि ना तो हम बिफोर वीज़ा ना आफ्टर वीज़ा कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। कनाडा से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।